नमस्कार। इस वक्त एक चर्चा चल रही है देश में कि मोदी के बाद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। और इस मामले में हमारे पास चार नाम हैं जिनकी अक्सर चर्चा होती है। एक है अमित शाह नंबर वन, फिर है राजनाथ सिंह, फिर है नितिन गडकरी और एक नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। असल में बीजेपी ने 2014 में बीजेपी आलाकमान ने एक नियम बनाया था जिसमें यह कहा था कि 75 साल का कोई भी नेता, 75 साल का कोई भी लीडर होगा उसको रिटायर कर देंगे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में फिर रिप्लेसमेंट कौन होगा? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटते हैं तो कौन बनेगा? ये एक चर्चा का विषय है। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स्ट्रा ऑफिसर एनके सूद साहब। तो सूद साहब, ये चार नाम हवा में। जी नमस्कार सर। ये चार नाम हैं। इन चार नामों की बड़ी चर्चा है और लगातार पूछा जा रहा है कि मोदी जी के बाद कौन संभालेगा जिस प्रकार मोदी जी संभाल रहे हैं इस देश को। अमित शाह कैपेबल हैं या राजनाथ सिंह इसके लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, या गडकरी जी है, या फिर योगी आदित्यनाथ है? क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा पहली बात तो जो ये प्रेसिडेंट है पीएम मोदी ने कहा था जी। लेकिन जब आदमी 60 साल का रिटायर होता है गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसको 2 साल की एक्सटेंशन भी मिलती है। पीएम मोदी ने देश को बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन से संभाला है, करप्शन से संभाला है, डेवलपमेंट का काम आगे स्टार्ट किया है। देश को अंदर बाहर सबसे खतरा था, नक्सलाइट की मूवमेंट वो खत्म होने वाली है, आखिरी 2 साल बचे हैं उसके लिए। और देश के अंदर करप्शन पे जोरों से काम किया जा रहा है। देश के आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग किया गया, देश के बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग किया गया, देश की नेवी को स्ट्रॉन्ग किया गया, इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया गया, उनके लिए आर्म्स प्रिक्योर किए जा रहे हैं। जब पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थे तो हमारी आर्मी के पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थी, ना हेलमेट्स थी, ना जूते थे, ना उनके पास ढंग के आर्मामेंट थे, ना टैंक्स की कमी थी। एयरक्राफ्ट की कमी तो थी, अब भी कमी है। सबमरीन की कमी थी, वो जो अब भी है काफ़ी हद तक। शिप्स की कमी थी और बहुत सी तोपों की कमी थी। इवन उनके पास टेररिस्टों से लड़ने के लिए गन्स तक नहीं थी, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। आर्मी के मॉरल को अप किया गया और साथ में जो देश को खतरा था चाइना से, चाइना को बैकफुट पे ला दिया गया। और चाइना के साथ मुकाबला चल रहा है इंडिया का, और मुकाबला चलता रहेगा। पाकिस्तान को भीख मंगवा दिए, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। और अगले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी का जो मेन एजेंडा है वो होने वाला है, उसमें से जो सबसे ऊपर एजेंडा है वो है पीओके लेने का और बलूचिस्तान को लिबरेट कराने का, ताकि पाकिस्तान से जो खतरा है वो हमेशा के लिए हट जाए। एक बार ये हो जाए तो पाकिस्तान से भी खतरा खत्म हो जाएगा, चाइना कमजोर हो जाएगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान का रास्ता टूट जाएगा। और लेकिन बात यह है कि पीएम मोदी ने जब देश को संभाला है, शिव भक्त है, शिव की भक्ति की है। और कुछ लोग कहते हैं कि पीएम मोदी अवतार हैं जो देश को संभालने आए डिफिकल्ट सिचुएशन से। 2 लाख करोड़ की जब्ती किया है ईडी और दूसरे एजेंसीज ने करप्ट लोगों से। और दिल्ली के अंदर एक जो सांप बैठा था उसको जेल में डाल दिया। ये भी एक बहुत बड़ा काम किया, जो यहाँ के लोगों को डसने वाला था, जिसके खालिस्तान से लिंक थे, जिसके बाकी एजेंसीज के साथ लिंक थे। तो पीएम मोदी अब देश को संभाल तो चुके हैं लेकिन देश पूरा संभला नहीं है, बहुत से इश्यूज पड़े हैं, बहुत से इश्यूज पे काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि मैंने अभी तक जो काम किया है वो स्टार्टर था, मेन काम यानी कि मेन खाना अभी बाकी है, यानी कि मेन फूड आएगा, सर्व किया जाएगा, उसके अंदर बहुत सी डिशेज होंगी। और डिशेज के अंदर हम बात भी कर चुके हैं क्या क्या डिशेज होंगी, क्या क्या पीएम मोदी अचीव करना चाहते हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, यूसीसी लाना, साथ में बांग्लादेशियों को निकालना, रोहिंग्यास को निकालना, पाकिस्तान का सत्यानाश करना, चाइना को कमजोर करना और देश को और ज्यादा मजबूत करना, देश के थर्ड अर्थव्यवस्था बनाना इंडिया को, और इंडिया के रिलेशंस को और मजबूत करना फॉरेन कंट्री से। अब किस किस का नाम ले, क्या क्या कामों का नाम ले, लेकिन साथ में है कि जब पीएम मोदी हमेशा तो बैठेंगे नहीं, वो भी जानते हैं। और पीएम मोदी बैठना भी नहीं चाहते, वो देश की सेवा करने आए थे, देश की सेवा करेंगे। और जिससे उनको लग जाएगा कि मेरे उत्तराधिकारी सबसे काबिल है, उसको गद्दी सौंप दी जाएगी। अब हम बात करते हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह बड़े कैपेबल लीडर हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और पीएम मोदी उसी टाइम आए थे जब उन्होंने बीजेपी की बागडोर संभाली हुई थी, यानी कि बीजेपी के जब प्रेसिडेंट थे, तभी राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को नॉमिनेट किया था एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। और पीएम मोदी इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह को पीएम मोदी
कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने देंगे या बनाएंगे, जबकि उनको राजनाथ सिंह से प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन पीएम मोदी की कुछ चीजें हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो राजनाथ सिंह के अंदर है नहीं, या उसकी उनको लगता है कि कमी है उसके अंदर। बड़े अच्छे स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान को थ्रेट भी देते हैं, चाइना को भी थ्रेट देते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह को पीएम मोदी पीएम की सीट पे देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इसके ऊपर और भी कैपेबल लीडर होंगे यहाँ पे जिनको सीट पे बिठा सकते हैं। और दूसरा नंबर आता है नितिन गडकरी का। अब नितिन गडकरी बड़े एम्बिशियस भी हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और 2018 में नितिन गडकरी पीएम बनना चाहते थे। उन्होंने भी ख्वाहिश जारी की थी, जब उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली तो गडकरी कोने में बैठ गए, यानी कि उन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया। गडकरी बहुत कैपेबल भी हैं, लेकिन अपनी प्रोजेक्शन काफी अच्छी करते हैं, लेकिन पीएम मोदी उनको पसंद नहीं करते। पसंद इसलिए नहीं करते कि उनकी कैपेबिलिटी पे उनको शक है। उनको शक है या उनको डाउट है उनके कुछ एटीट्यूड की वजह से। जब दिल्ली के अंदर लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे आरएसएस कभी सामने नहीं आई थी। आरएसएस ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था, वो कोने में चली गई, जिसकी वजह से केजरीवाल को सपोर्ट मिली और केजरीवाल इतनी अच्छी मेजोरिटी से इलेक्शन जीत गए। मैं एमसीडी के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, उससे पहले के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। और उसी तरीके से कुछ और स्टेट्स के अंदर भी ये काम किया गया था, महाराष्ट्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी। लेकिन जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए, बीजेपी की बड़ी अच्छी पोजीशन चल रही थी, वहां पे एक तरफ नक्सलाइट अटैक हो गए, कभी रेल के दुर्घटना हो गई, फिर कोविड आ गया, और इनके हाथ से वेस्ट बंगाल एक हिसाब से खिसक गया। ममता बनर्जी ने तो अपना ड्रामा शुरू कर दिया था, व्हील चेयर पे बैठ गई थी। अपनी सीट तो ममता बनर्जी हार गई, लेकिन जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई। ममता बनर्जी कभी पीएम मोदी से मिलने तो शायद आई होंगी तो बड़े किसी स्पेशल काम के लिए, लेकिन ममता बनर्जी उस टाइम पे नितिन गडकरी से मिलने आई थी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के बाद। और नितिन गडकरी से जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करने आई थी, उन्होंने कहा जी मैं आई थी उनसे रोड ट्रांसपोर्ट के कुछ कामों के लिए, यहाँ पे रोड्स बनाने हैं। ममता बनर्जी को अपनी स्टेट के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, उनके दूसरे इंटरेस्ट है। वो स्टेट के अंदर डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहती और की भी नहीं है। तो क्यों गडकरी से मिलने आई, क्या बात हुई? जब गडकरी से पूछा गया इंटरनल मीटिंग के अंदर तो गडकरी के पास कोई जवाब नहीं था, कुछ बता नहीं पाए। लेकिन तेज आंख है पीएम मोदी की और पीएम मोदी की एजेंसीज की, वो समझ गए कि गडकरी से क्यों मिलने आई थी। उनका थैंक यू करने आई थी जो वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर ममता बनर्जी जीत गई और बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे राम प्रतिष्ठा की गई राम मंदिर के अंदर, और उस टाइम पे यहाँ पे एक बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट है बैठे हुए, मोहन भागवत, वो भी पीएम मोदी के साथ बैठे थे। और वैसे पीएम मोदी ने गडकरी के थोड़े से पर काट दिए थे, और मोहन भागवत को इसलिए बुलाया था पीएम मोदी ने कि आप हमारे साथ रहो, देश के साथ रहो, राम मंदिर बना दिया जो आप चाहते थे, अब बन गया, अब आपको क्या चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से कोई डाउट ना हो आरएसएस के अंदर या आरएसएस की लीडरशिप के अंदर या आरएसएस के कैडर्स के अंदर कि राम मंदिर बनाए। और इस राम मंदिर को बनाने के अंदर आरएसएस ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी किया, ताकि आरएसएस किसी भी तरीके से बीजेपी को धोखा देते। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी को धोखा देती हैं, जैसे वाजपेयी को धोखा दिया था, तो क्या फायदा मिला था इनको। अगर आज पीएम मोदी पावर से हट जाए, कांग्रेस आ जाए, तो आरएसएस के लोगों के परछत्ते उड़ा देंगे, ये झूठे केसों में फंसा देंगे इनको। और अगर आज आरएसएस पावरफुल है, अगर आरएसएस के पास पावर है, तो इसलिए है कि पीएम मोदी पावर में है या बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है जी। और दूसरी बात है कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुई थी नागपुर के अंदर, जब पीएम मोदी वहां गए थे, और नागपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी वहां पे आए नहीं और पीएम मोदी वेट कर रहे थे, यानी को पीएम मोदी को इंपॉर्टेंस दिखा रहे थे अपनी। और पीएम मोदी इस बातों को भूलने वाले नहीं है। तो पीएम मोदी किसी भी तरीके से गडकरी को पीएम भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर कोई पीएम बनेगा तो पीएम मोदी की मर्जी से बनेगा, वो मर्जी से सीट छोड़ेंगे और मर्जी से ही उसको चुनेंगे लीडर जो बनना चाहिए पीएम देश को संभालने के लिए। जो आदमी बीजेपी के साथ झूठ बोल सकता है, गद्दारी कर सकता है या उसके एजेंडे के खिलाफ जा सकता है, उसको तो पीएम मोदी टॉलरेट ही नहीं करेंगे पीएम की पोस्ट के लिए।
और मुझे लगता है कि अब असेंबली के इलेक्शन होने दो, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन होने दो, आपको समझ आ जाएगा कि पीएम मोदी कितना पसंद करते हैं गडकरी को, क्या गडकरी रह पाएंगे पीएम मोदी को इग्नोर करके। यही काम हुआ था जो आपकी राजस्थान की बीजेपी की लीडर थी सिंधिया, क्या था नाम से, सिंधिया उनका नाम है शायद, हाँ विजय राजे सिंधिया, जी क्योंकि वो जब सीएम थी राजस्थान की, तो पीएम मोदी से कोई मिलने नहीं आई, उन्होंने कहा मैं सीनियर हूँ वसुंधरा पीएम राजे मोदी से, सिंधिया, वसुंधरा। वसुंधरा राजे सिंधिया, तो उन्होंने कहा मैं पीएम मोदी से सीनियर हूँ, इनसे मिलने नहीं आई। और उस टाइम पे जब इलेक्शन हुए थे, लास्ट टू लास्ट जो राज्य स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो उनके कैंडिडेट के बहुत के नाम काट दिए थे, और इसलिए बीजेपी भी हार गई, और उनका जो कैंपेन था वो बीजेपी के खिलाफ था, इसलिए बीजेपी की जो पावर थी वहां पे लूज कर गई और कांग्रेस पावर में आ गई। इस टाइम पे वसुंधरा राजे के साथ कुछ टिप टॉप हो रही थी, उनको साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनको सामने ले आए, क्योंकि बीजेपी पिछले टाइम की तरह धोखा नहीं खाना चाहती थी, और राजस्थान के अंदर बीजेपी इलेक्शन भी जीत गई, लेकिन वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया। जो लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हो, या जिनके पास ये हो कि 8 बजे के बाद, कोई 8 बजे के बाद हम किसी को सुनेंगे नहीं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, पीएम मोदी ऐसे किसी आदमी को ना तो सीएम बनाने देंगी, ना उनको किसी इंपॉर्टेंट सीट पे देंगे, इसीलिए वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। अब तीसरा नाम आता है अमित शाह का। अमित शाह और पीएम मोदी के बड़े क्लोज लिंक्स हैं, बड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। अगर आज केजरीवाल का काम किया है तो वो अमित शाह ने काम किया है, और जैसे केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह पीएम बनेंगे, और अगर पीएम मोदी की वजह से बदले में अमित शाह पीएम बन जाते हैं, तो केजरीवाल को गाड़ दिया जाएगा जेल के अंदर, यानी कि जेल से बाहर आ नहीं पाएंगे। इनके कारनामे सबसे अच्छी तरह पता है अमित शाह को, और देखा जाए तो पीएम मोदी का तो इंटरनल अफेयर्स में कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक्सटर्नल देखते हैं, नेचुरली पीएम है इस कंट्री के, पूरी मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, फॉरेन कंट्री से रिलेशंस को देखते हैं, देश की इश्यूज को देखते हैं, देश की डेवलपमेंट को देखते हैं, कोई देश के सिक्योरिटी का इशू उसको देखते हैं, और सब इश्यूज को देखते हैं। तो अमित शाह पीएम बनने के लिए बहुत कैपेबल है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि पीएम मोदी क्या अमित शाह को पीएम की गद्दी देंगे। वैसे अमित शाह कोई एम्बिशियस भी नहीं है, वो भी देश की सेवा करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन आते हैं अमित शाह के बारे में, क्या अमित शाह इस तरीके से देश को संभाल पाएंगे जैसे पीएम मोदी संभालते हैं, उनकी फिजिकल कंडीशन को देख के। वैसे देखा जाए तो आप देखिए अमित शाह ने कितने बड़े बड़े काम किए, आर्टिकल 370 हटाने में अमित शाह का ही मेन रोल है। अमित शाह का मेन रोल है इंटरनल सिक्योरिटी को देखने का, जो आप आज देख रहे हैं कि जहाँ पे टेररिज्म कम हो रहा है देश के अंदर, उसके अंदर अमित शाह का रोल है, या नक्सल की प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी अमित शाह का पूरा रोल है, पूरी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह नंबर 2 पे रहेंगे। और अब आप बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। पीएम मोदी सुबह 4 बजे उठते हैं, और 4 बजे उठ करके योगा करते हैं, बहुत से काम करते हैं, और पूरे दिन घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, पूरी एनर्जी है उनके अंदर, और देश के इंटरनल अफेयर्स को भी देखते हैं, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स को भी देखते हैं, देश के अंदर बड़े जोश से कैंपेनिंग भी करते हैं। अगर हम बात करते हैं योगी की, योगी भी सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, और पीएम मोदी की तरह वो भी अपनी फैमिली को नहीं देखते, या फैमिली का कोई इशू नहीं है, उनकी फैमिली पूरा देश है। और योगी जब सीएम बने थे यूपी के, तो सबको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था कि योगी जैसा आदमी कैसे सीएम बना लिया। चलो बना लिया, कुछ बात होगी इनके अंदर, लेकिन जब सीएम की गद्दी संभाली तो योगी ने जिस तरीके से यूपी को संभाला, जिस तरीके से यहाँ पे मुस्लिम का एजेंडा चल रहा था उसको संभाला, जिस तरीके से वहाँ पे राइट्स होते थे, और जिस तरीके से वहाँ पे डॉन्स जो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा डॉन थे उनको संभाला, एक एक को निपटा दिया उन्होंने, और जिस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभाला उन्होंने। और अगर यूपी के अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाए, तो योगी का फ़ोन आ जाता है थाने में या बड़े अफसरों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसको। तो जो आदमी इतना एक्टिव हो, और जो आदमी इतना एनर्जी वाला हो, और जो योगा करता हो, वो और भी बड़े काम कर सकता है। और योगी ने अपनी कैपेबिलिटी सिद्ध करा दी यूपी के अंदर रह करके, बहुत काम किया योगी ने। जिस मस्जिद पे लाउड स्पीकर था उसको हटा दिया, जबकि वहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की, और उस स्टेट के अंदर साथ में वहाँ से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम की, और जहाँ पे रेगुलर दंगे हुआ करते थे, वो सारे दंगे निपटा दिए। पूरे यूपी को जिस एफिशिएंसी से योगी ने संभाला है उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं, मुकाबला ही नहीं है उसका। और दूसरी बात है कि जैसे केजरीवाल ने कहा है कि 20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद योगी को वहाँ का चीफ मिनिस्टर हटा दिया जाएगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी लगती है।
कि योगी को सीएम हटा दिया जाएगा यूपी का और उनको सेंटर में ले आएंगे। अगर योगी को सेंटर में ले आए तो पीएम मोदी उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे, पीएम की गद्दी की, पीएम के रोल की। और यही उम्मीद लगती है कि पीएम मोदी हो सकता है कि योगी को सेंटर में ले आए और उनको ट्रेनिंग दें। और अगर पीएम मोदी की जगह या पीएम मोदी के बाद योगी देश के पीएम बनते, यंग भी हैं वो देखा जाए तो, एनर्जेटिक भी हैं और समझ भी है उनको हर एक चीज़ की, और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाए, तो मुझे लगता है कि योगी जिस तरीके से इंडिया की प्रेजेंटेशन करेंगे बाहर में, पीएम मोदी तो जाते हैं नॉर्मल कपड़े पहन के, और अगर भगवा कपड़े पहन के हमारा प्राइम मिनिस्टर जाएगा, योगी को अगर पीएम बना दिया जाए, तो एक अलग चमत्कार दिखेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल। जब पीएम मोदी बड़ी-बड़ी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बड़े-बड़े दूसरी कंट्रीज के चीफ्स के साथ या उनकी पीएम के प्रेसिडेंट के साथ, जैसे एक टाइम यूएस गए थे, तो उस टाइम पीएम मोदी फास्ट पे थे, वहाँ पे सिर्फ नींबू पानी और नारियल पानी पिया इन्होंने, 10 दिन कुछ नहीं। अभी भी जैसे आपकी राम प्रतिष्ठा हो रही, तब भी पीएम मोदी ने कुछ नहीं खाया, 11 दिन जमीन पर सोए। और योगी भी इसी टाइप के हैं, एनर्जी भी है उनके अंदर। और अगर एक भगवा इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कि एक आदमी धोती पहन के आ जाता है, सिंपल आदमी जिसको कुछ चाहिए नहीं, वो देश का पीएम है, भारत का पीएम है, तो एक तो हिंदुत्व चमकेगा, एक देश चमकेगा। तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी की जो फर्स्ट चॉइस होगी वो योगी की होगी, लेकिन इसके ऊपर फाइनल डिसीजन बाद में आएगा। पीएम मोदी अभी हैं, पीएम मोदी अभी रहेंगे, पीएम मोदी अभी बहुत काम करेंगे, उसके बाद पीएम मोदी देखेंगे कौन सा बेस्ट है। और मुझे लगता है कि जो मेन कंपटीशन होगा वो होगा योगी के बीच में और अमित शाह के बीच में, और जो ज़्यादा नंबर मेरे हिसाब से जाते हैं वो जाते हैं योगी को 100 में से 95 नंबर जाते हैं, तो अमित शाह को जाते हैं 90 नंबर। योगी की एनर्जी की वजह से, योगी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और योगी के एक नज़र से चीज़ को देखने की वजह से, और योगी की काफ़ी सिमिलरिटी पीएम मोदी से, खाने पीने के चक्कर में, देश की सेवा करने में, और दोनों की कोई फैमिली भी नहीं है, मतलब उनकी कमिटमेंट है पूरे देश के साथ। तो पीएम मोदी मुझे लगता है कि कमिटमेंट वाला आदमी चुनेंगे। और अगर योगी पीएम बन जाते हैं देश के, तो केजरीवाल जैसे लोगों का बड़ा सत्यानाश हो जाएगा। इन्होंने तो यूपी के अंदर डॉन नहीं छोड़े, तो दिल्ली के डॉन का क्या होगा? दिल्ली का डॉन कहाँ जाएगा? दिल्ली का डॉन ये योगी जी नाप देंगे। अमित शाह तो शायद थोड़े सॉफ्ट भी हो, लेकिन योगी सॉफ्ट नहीं होंगे ये दिल्ली के डॉन के ऊपर। और जो दिल्ली के अंदर सांप बैठा हुआ है, तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर योगी आएंगे, अमित शाह आएंगे, तो दिल्ली के डॉन का तो हाल खराब होगा। अगर योगी आ गए तो दिल्ली के डॉन का सत्यानाश हो जाएगा, और जो बाकी डॉन है उनका भी सत्यानाश हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलेगा, कौन बैठा है। एक सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है, कहीं क्या ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप अमित शाह के बारे में कह रहे हैं, अमित शाह तभी होम मिनिस्टर है, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं पूरे देश में, मतलब होम मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए अमित शाह को और होम मिनिस्टर योगी को बना दिया जाए, फिर अगली बार जब वो थोड़ा ट्रेंड हो जाए तो उनको अच्छी खासी उनको अनुभव हो जाएगा केंद्र का, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आगे लाए। देखिए ऐसा है, मेन बात क्या है कि चाहे पीएम मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, ये कोई पावर का भूखा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि भाई जो एक बार पीएम बन जाएगा वो तो बन जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अमित शाह पीएम और योगी दिल्ली के इंडिया के होम मिनिस्टर। लेकिन पीएम मोदी का क्या विजन है? पीएम मोदी जो सोचते हैं किसी को बताते नहीं है, सरप्राइज देते हैं पीएम मोदी। लक्षद्वीप में सरप्राइज दिया, वहां जाकर के किस तरीके से मालदीव को किनारे पे लगा दिया, बता दिया कि मालदीव को किस तरीके से उन्होंने चाइना को कंट्रोल किया, किस तरीके से पाकिस्तान को भीख मंगवाने में मजबूर कर दिया। और जब रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हो रहा था तो पीएम मोदी ने रशिया को सपोर्ट किया, रशिया के साथ रहे, यूएस के डर पे धमकी से के ऊपर कभी उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं उठाए। और पीएम मोदी का एक बड़े विजन वाले आदमी है। हमने तो एक बहस कर दी, हमने तो बात कर दी कि किसको कर सकते हैं। पीएम मोदी की सोच अलग है, पीएम मोदी बहुत दूर की सोचते हैं, मतलब आज से 10 साल पीछे साल की। जो आदमी ये कहता है कि 2047 तक हम ये करेंगे, आप सोचिए कि पीएम मोदी ने क्या करके रखा। और पीएम मोदी उस आदमी को सामने लेके आएंगे, क्योंकि इसके अंदर एडवांटेज क्या है, योगी क्या एडवांटेज है? योगी को एडवांटेज है एनर्जी की, उनमें भी वही एनर्जी जो पीएम मोदी में। और दूसरी क्या एडवांटेज है? वो है उनकी एज फैक्टर। और तीसरी क्या एडवांटेज है? भगवा कपड़े। तो सनातन धर्म सामने आ जाएगा।
और जी देखिए मैं जी। बताऊं, पांडे साहब, ऐसा है कि जो कुछ मुसलमान होते हैं, स्पेशली हिंदुओं को हेट करने वाले, जैसे हम्म, पाकिस्तान के, वो भगवा कपड़े पे देख करके उनका पेशाब निकल जाता है। हम्म, तो पीएम मोदी हो सकता है कि इस चॉइस के अंदर योगी को ज्यादा सपोर्ट दें, लेकिन हम्म, देखा जाएगा उस टाइम पे सिचुएशन किस क्या होती है, क्या डेवलपमेंट होती है देश के अंदर। क्या कोई और आदमी, नया चेहरा सामने आ सकता है जिसको पीएम मोदी अभी तक तैयार कर रहे हो, लेकिन पीएम मोदी उसको सामने लेके आएगा जिसने देश के बारे में सोचेगा, उसी को अपनी कैबिनेट में रखा हुआ है। जो आदमी कैबिनेट में डिलीवर नहीं करता उसको कैबिनेट से निकाल दिया जाता है। बाकी वो किसी की परवाह भी नहीं करते, कोई बोलता रहे जो मर्जी करता रहे, क्योंकि उनके लिए देश सर्वप्रिय है। उनके लिए वो शिव भक्त हैं, हम्म, और शिव की भक्ति के अंदर लीन भी हैं, राम की भक्ति भी करते हैं। इसलिए जो भी चॉइस करेंगे पीएम मोदी, सोच समझ के करेंगे, सोच समझ के तो काम करते ही हैं, और काम वो करेंगे जो देश के भले के अंदर होगा। अगर उनको लगा कि मैं राजनाथ सिंह को पीएम बना तो उसको बना देंगे। अगर लगा केजरीवाल को, तो हो सकता है केजरीवाल को भी खड़ा कर दें। नहीं ये तो खैर चलिए, ये तो देखा हम तो चलिए मैं एक सवाल और पूछ रहा था आपसे लास्ट, ये कि जैसे कहते हैं कि बीजेपी के अंदर आरएसएस का असर होता है, आरएसएस का एक इन्फ्लुएंस है बीजेपी के अंदर। तो नितिन गडकरी, जहां तक जो आपने बात की, नितिन गडकरी अच्छे लीडर है। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं और आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर है, और नितिन गडकरी नागपुर के बहुत करीब माने जाते हैं, नंबर एक। दूसरा है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भी संघ के बहुत नजदीक हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि अगर आज राजनाथ सिंह जो इस वक्त रक्षा मंत्री हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो संघ के बहुत करीब है। शायद मोदी जी उनको चाहते नहीं थे। नहीं, देखिए मोदी जी ने राजनाथ सिंह की मोदी को लेके आए हैं। देखिए जी। इसमें कोई आपस में कोई ड्रिफ्ट नहीं है किसी के ऊपर। अगर आप हाँ, गडकरी की बात करें, गडकरी की मदर कहते हैं कि वो मोहन भागवत की काफी क्लोज है, उनकी रिलेशन में लगती है, सिस्टर भी है उनकी, शायद कजन सिस्टर होंगी। हाँ, लेकिन दूसरी बात है कि जब नितिन गडकरी ने पीएम को धोखा दिया था, तो उनको एक आदमी था सपोर्ट करने वाला आरएसएस के अंदर, हाँ, सीनियर पोजीशन पे था, उसको हटा के हाँ, किसी और को ले आए, और तब से गडकरी थोड़ा साइड कर दिया गया। देखो, जी, चाहे आरएसएस हो चाहे कोई हो, जो देश का भला सोचेगा उसी को पीएम मानेंगे। और अगर आरएसएस देश के खिलाफ जाएगी या पीएम मोदी के खिलाफ जाएगी, तो आरएसएस अपना नुकसान करेगी, जैसे वाजपेयी के टाइम किया था। वाजपेयी को उस टाइम पे इलेक्शन जीतना था 2004 में, जीत नहीं पाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एल के अडवाणी, वो ये नहीं चाहते थे वाजपेयी पीएम बने, उनके एनएसए वो नहीं चाहते थे वाजपेयी पीएम बने, और उस टाइम पे कुछ और लीडर थे जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, वो उस टाइम पे वाजपेयी के खिलाफ थे। वैसे देखा जाए तो वो तो खत्म हो चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं कि मैं देश का नहीं हूँ। जो चाइना को प्रेस करने लग जाए कि चाइना ने इंडिया की जमीन पे कब्जा, रियलिटी पता जी, नहीं है उनको। क्या पता है तो जानबूझ के उसको कोई बात नहीं करते। हम रियलिटी जानते हैं, क्योंकि मैं रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मेरे दोस्त जी, बैठे हैं इस टाइम पे बॉर्डर पे भी, लेह लद्दाख के अंदर। तो ये जो गलत टाइप की प्रोपेगेंडा करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, हिंदू कहते हैं अपने आप को, अपनी लड़की की शादी करती मुसलमान से, फिर कहते हैं मैं हिंदू हूँ, है नहीं। बिल्कुल, तो मतलब बहुत से आते हैं कि ना ही बात करें तो अच्छा है। बात जो क्वेश्चन उठाया, लेकिन मेरे हिसाब से जी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आदमी पीएम बन सकता है, हम्म, पीएम मोदी के बाद या पीएम मोदी की चॉइस से, वो पीएम मोदी जो सोच सेलेक्ट करेंगे वही बनेगा। और मेरे हिसाब से योगी नंबर 1। जी, जी। चलिए सर, ठीक है। मुझे लगता है कि योगी योगी आदित्यनाथ ही फेवरेट होंगे। और देखिए, ये तो मोदी जी के ऊपर है, आगे कौन बनता है ये भी देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि जो भी बनेगा, जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो मोस्ट कैपेबल होगा, इतनी उम्मीद हमको भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर बिल्कुल, बातचीत करने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया बहुत बहुत।